हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन के चित्रांकन के सीरीज़ की शुरुआत की थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ना शुरू किया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। कल की सीरीज़ में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में चर्चा की थी कि प्रियम्बल में कमल का फूल अंकित किया गया है। उसी क्रम में, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो प्रियम्बल के बाद, उद्देशिका के बाद, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति से चित्रों को खींचा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि वो क्लैरिटी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को और सुंदर तरीके से और बेहतर तरीके से देख सकें। तो जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है, यानी संघ और उसके राज्य। संघ और उसके राज्य का मतलब है कि हमारा भारत संघ, हमारा भारत संघ राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये भारत संघ कैसे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, कैसे नए राज्य बनाए जा सकते हैं, कैसे नए राज्यों का समावेश इसमें किया जा सकता है, इस बात का प्रतीक है, इस बात का वर्णन करता है। अब उन प्रावधानों के बारे में अध्ययन करना हमारा यहाँ पर्पज नहीं है, वो चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाग में जो चित्र अंकित किया गया है, ये नंदी का है। बैल या नंदी कहें इसको, और जूम करके क्लैरिटी से अगर आप देखें तो ये नंदी का चिन्ह है। भगवान शंकर के वाहन, महादेव के वाहन नंदी, बैल कह लें आप, नंदी का ये चिन्ह है। और ये लिया गया है मोहनजोदड़ो से, जो 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता हम सब जानते हैं, सिंधु घाटी के आसपास बसी हुई सभ्यता। उस सभ्यता में जो मुहर थी वहां पर, जो वहां पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, उस मुहर में नंदी का चिन्ह अंकित है। तो जब पार्ट 1 भाग 1 संघ और उसके राज्य का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वर्णन किया गया, तो यहाँ पर भगवान शंकर के वाहन नंदी को शामिल करते हुए जो मुहर बनाई गई थी मोहनजोदड़ो में, उस मुहर को, उस स्टैंप को यहाँ पर चित्रित किया गया है, उसे सजाया गया है पार्ट 1 के रूप में। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर हमने भगवान शंकर, भगवान महादेव के वाहन नंदी से अंकित जो स्टैंप है, मुहर है, उसको हमने क्यों बनाया यहाँ पर? उसके पीछे भावना ये थी कि हमारा देश एक एकीकृत और अखंड भारत का प्रावधान करता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना की गई, तब तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन तो उसके बाद हुआ। हालांकि संविधान बनकर लागू हुआ विभाजन के पश्चात, लेकिन संविधान निर्माताओं में अधिकांश लोगों को यह बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि हमारा इतना बड़ा देश, और इसको इस तरीके से धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर इसको टुकड़ों में बांटा जाए। इसलिए भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करते हुए इस चिन्ह को अंकित किया गया। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये एकीकृत और अखंड भारत के प्रतीक का चिन्ह है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, यदि आप जानते हैं, तो वहाँ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन प्राकृतिक चीज़ों को, पशु पक्षियों, नदी, इन सब को वहाँ पर चिन्हों के रूप में, राजकीय चिन्हों के रूप में प्रयोग में लाया गया। उनकी महत्ता थी, उन चीज़ों को देवता मानकर पूजने की प्रथा भी थी, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार जो प्रकृति थी, प्रकृति के अधिक नज़दीक थी हमारी वो सभ्यता, और वो सभ्यता भारतीय प्राचीन सभ्यता से मेल खाती है। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उससे पूरी तरीके से मेल खाती है। अब दुर्भाग्यवश वो हिस्सा आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो आज, उसकी वर्तमान स्थिति पंजाब के सिंध प्रांत में है,
सॉरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है आज, लेकिन कभी वो भारत का हिस्सा था, और आज भी वो सांस्कृतिक रूप से भारत का हिस्सा है, और सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आप इस सभ्यता के नामो निशान को मिटा नहीं सकते, आप इस सभ्यता के प्राप्त प्रमाणों को झुठला नहीं सकते, और सभ्यता से जो प्राप्त प्रमाण हैं वो शेष भारतीय संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हैं, एकाकार करते हैं। तो जो पार्ट 1 में चिन्ह बनाया गया है नंदी का, वो इसी बात का प्रतीक है कि जो भारत है, भारत एक एकीकृत और अखंड भारत के रचना को लेकर के हम प्रतिबद्ध रहे। दुर्भाग्यवश भारत का विभाजन हो गया, और लेकिन विभाजन सीमाओं का हुआ है। संस्कृति का विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति, जो मोहनजोदड़ो काल में स्पष्ट रूप से उसके प्रमाण आज से 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, वहाँ पर मिले हैं, वो आज भी भारतीय संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हैं, एकाकार करते हैं। तो ये पार्ट 1 में नंदी का चिन्ह है। अब आते हैं पार्ट 2, सिटीजनशिप है। जो पार्ट 2 है ये नागरिकता है, सिटीजनशिप है। अब सिटीजनशिप में जो चित्रांकन किया गया है ये गुरुकुल का चित्रांकन है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी यहाँ पर जूम करके देखने से। वो पूरा पेज था, इंग्लिश का ये पेज था पूरा, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन रखा है। तो ये पूरा इंग्लिश का पेज है, सिटीजनशिप, ये पार्ट 2 लिखा है, पार्ट 2 के नीचे ये सिटीजनशिप है। फिर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये सिटीजनशिप के प्रावधान हैं। इस सिटीजनशिप में जो चित्रांकन किया गया है ये एक गुरुकुल का चित्रांकन है, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का चित्रांकन है। अब नागरिकता में यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी है, पार्ट 2 और नागरिकता, क्योंकि जूम करके ये चित्र लिया गया है, छोटा लिया गया है, पूरे पेज का नहीं लिया गया है। तो ये जो पार्ट 2 नागरिकता का, नागरिकता के पार्ट 2 में जो चिन्ह अंकित किया गया है, जो चित्र अंकित किया गया है, ये पूरी गुरुकुल पद्धति है। अब इस गुरुकुल पद्धति में आप अगर देखो तो यहाँ पर घर भी है, बगीचे भी हैं, मंदिर भी है आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इधर आप देखो यहाँ पर तो ये एक शिक्षक भी है, ये कुछ विद्यार्थी भी हैं, यानी एक आश्रम पद्धति भी दर्शाई गई है। ये जो पूरी की पूरी आश्रम पद्धति दर्शाई गई है, घर से लेकर के घर, मंदिर और आश्रम, ये सब कुछ आपस में एक व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति संस्कार, शिक्षा प्रारंभिक घर से सीखता है, फिर वो स्कूलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। पहले जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी, तो गुरुकुल का चित्र अंकित किया गया। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है अपना आध्यात्मिक उत्थान करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, जो भी कह लो। तो आध्यात्मिक उत्थान करना हमारा अंतिम लक्ष्य है, और मंदिर उस आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। आध्यात्मिक उत्थान नैतिक उत्थान के बिना संभव नहीं है। बिना नैतिक उत्थान के आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी बातों को एकीकृत करते हुए, सारे तारों को जोड़ते हुए नागरिकता के चैप्टर में ये प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी ये सारी बातें मिलकर के हमें एक योग्य नागरिक बनाती हैं, हमें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम एक अच्छा नागरिक बनते हैं तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं, और तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा है, गुरुकुल की जो पद्धति है, वो बेसिकली ये जो शिक्षा काल, ये जो यहाँ पर शिक्षा दिखाई जा रही है, आपको दिख रही होगी, ये वैदिक कालीन शिक्षा का चित्र है, जो ये दर्शाता है कि शिक्षा प्रकृति के निकट दी जाती थी और प्रकृति से एकीकृत थी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम। और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी हमारी, उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो शिक्षण का उद्देश्य हुआ करता था वो चरित्र निर्माण था। चरित्र निर्माण पर ज्यादा फोकस किया जाता था। और हम लोग जानते हैं प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, जैसे जल है, वाटर, मिट्टी है, सॉयल, वायु है, एयर, अग्नि है,
फायर, और आकाश है स्काई। प्रकृति के ये 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके वाटर, सॉयल, एयर, फायर और स्काई, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाता था। कैसे इन 5 तत्वों से मिलकर के एजुकेशन सिस्टम तैयार होता था? जो जल था ये पाठ्यक्रम का प्रतीक था, सिलेबस जिसे हम लोग कहते हैं ना, पाठ्यक्रम का प्रतीक हुआ करता था, सिलेबस का प्रतीक हुआ करता था कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो जल की तरीके से तरल, सरल, प्रवाहमयी, लचीला होना चाहिए। जल का गुण है तरलता, प्रवाहित होना। तो जो हमारा सिलेबस है अध्ययन का, वो जल की ही तरीके से तरल और सरल होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए उसमें कि क्लास 3 के बच्चे को भी आप फ्रेंच सिखा दो, जर्मन सिखा दो, सब कर दो उसे, है ना। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दीजिए और छोटे छोटे बेसिक चीज़ों से अध्ययन अध्यापन की शुरुआत कीजिए। उसके व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण पर फोकस कीजिए। हालांकि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया, वो पूरी तरीके से इस रास्ते से डेविएट हो चुका है, पथभ्रमित हो चुका है। लेकिन अगर आप इन 5 अंगों को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कितनी दूरदर्शिता थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। जो दूसरा है मिट्टी, सॉयल। जो मिट्टी है ये पाठ्यचर्या या पेडागॉजी आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये पेडागॉजी को दर्शाता था कि हमारी पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए, हमारी अध्ययन की प्रणाली कैसी होनी चाहिए। मिट्टी कितने भावपूर्ण व्याख्याएं हैं। मिट्टी में बीज पड़ता है तभी अंकुरित होता है। मिट्टी के अंतः स्पर्श, मर्म स्पर्श से ही अंकुरण संभव है, उसके बिना अंकुरण संभव नहीं है। तो जो हमारा अध्ययन अध्यापन का तरीका है वो मिट्टी से बीज के अंकुरण का होना चाहिए कि हमारी पेडागॉजी ऐसी होनी चाहिए, हमारी अध्ययन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी भी बच्चे के दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक बना सकें, क्रिएटिव बना सकें। तरह तरह के बीजों का, विचारों का, सदविचारों का अंकुरण किया जा सके। तो इसके लिए मिट्टी को पाठचर्या से कनेक्ट किया जाता था। वायु, ये परीक्षण था, एग्जाम जिसे आप कहते हो ना। आज का हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है जहां बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं। कितनी चिंता की बात है। छोटे छोटे बच्चे, उन पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, विवश हो जा रहे हैं। बेहद चिंता की बात है। खतरनाक पद्धति है, खतरनाक दिशा है जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चेंज करना होगा। ये जो परीक्षण पद्धति, एयर, हवा, हवा का गुण क्या है? ऊपर उठना। तो परीक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए, जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहन देने वाली परीक्षण पद्धति होनी चाहिए। गला काट प्रतिस्पर्धा वाली नहीं होनी चाहिए। प्रोत्साहन देने वाली, ऊर्जा देने वाली परीक्षण पद्धति, एग्जामिनेशन सिस्टम को डिजाइन किया जाना चाहिए। ऐसा था। ये गुरुकुलकालीन शिक्षण पद्धति की व्यवस्था ही बता रहे हैं जो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती थी। अग्नि, ये प्रबंधन की बात करता है, मैनेजमेंट की बात करता है। मैनेजमेंट की बात करता है। प्रबंधन कैसा होना चाहिए? प्रबंधन अग्नि की भांति होना चाहिए। अग्नि में क्या है? अग्नि में ऊर्जा है, अग्नि में पवित्रता है। सबसे पवित्र माना जाता है अग्नि को। इसलिए जब हम लोग ईश्वर के लिए भोग देते हैं, हम कहते हैं भाई ईश्वर को हम कोई चीज़ अर्पित करना चाहते हैं तो हम अग्नि में अर्पित करते हैं, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। हम ये मानते हैं कि वो सीधे मंत्रोच्चार के माध्यम से हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं और उनकी प्राप्ति उन्हें हो रही है। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। इसी तरीके से जो प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंधन वैसे ही ऊर्जावान होना चाहिए।
प्रबंधन वैसे ही निष्पक्ष होना चाहिए, प्रबंधन उसी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की गई। और अंतिम बात, प्रशिक्षण। एजुकेशन का पार्ट ट्रेनिंग भी है, प्रशिक्षण भी है। जैसे आजकल हम लोग स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो आकाश की तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी जो कुछ ज्ञान आपने अर्जित किया, जब उस ज्ञान के बाद आपको व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाए। प्रशिक्षण के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं? व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए, तो यह व्यावहारिक ज्ञान आकाश की भांति होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उसमें व्यापकता व्याप्त होनी चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। तो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसा ज्ञानार्जन कराना चाहिए जो व्यापकता लिए हो, जो व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के कार्य के संपादन में, कार्यों की शैली में व्यापकता का प्रदर्शन करे। ये हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के गुण थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जो नागरिकता वाले भाग में यह गुरुकुल की शिक्षा पद्धति अपनाई गई है, यह प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करती है, ये प्रकृति से शिक्षा पद्धति को कनेक्ट करती है, और प्रकृति के तत्वों से ही पूरे पाठ्यक्रम, सिलेबस, पेडागॉजी, एग्जाम, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को ऊर्जावान बनाती है। और इस तरीके से एक अच्छे नागरिक, एक सभ्य नागरिक, प्रकृति के निकट रहने वाले नागरिक, प्राकृतिक गुणों से युक्त नागरिक की अपेक्षा की जाती है। कितना भावपूर्ण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हमने संविधान बनाया, तो संविधान के पीछे केवल कुछ प्रावधान ही नहीं है कि जन्म ले लिया तो नागरिकता मिल गई, और विदेशों की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता छूट गई, संसद ने कानून बना दिया तो नागरिकता मिलेगी, छूटेगी। ये केवल प्रावधान नहीं है, बल्कि संविधान में जिन प्रावधानों को लिखा गया, उन प्रावधानों के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की भावाभिव्यक्तियाँ भी रही हैं, उनके भावों की अभिव्यक्ति रही है, उनका अपना एक चिंतन रहा है, उनकी अपनी एक सोच रही है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में नाना प्रकार के प्रावधानों का समावेश किया गया है। तो आज हम लोगों ने इन दो पार्ट के विषय में चर्चा की। छोटे छोटे वीडियोस हम बना रहे हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने देखा कि नंदी, भगवान शंकर के वाहन नंदी को मुद्रा के रूप में, जो मोहनजोदड़ो में प्रचलन में था, पार्ट 1 के लिए उसका प्रयोग किया गया, और पार्ट 2 के लिए, सिटीजनशिप के लिए, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति, वैदिक कालीन जीवन पद्धति का चित्रांकन किया गया, जिससे हम एक योग्य नागरिक बन सकें। क्योंकि जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति और जीवन पद्धति थी, वो व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाने पर केंद्रित थी। तो आज के वीडियो में हम केवल इन दो भागों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। शेष अगले भागों की चर्चा पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरीके से, क्योंकि 22 पार्ट्स हैं, तो शेष भागों की चर्चा हम लोग इसी तरीके से एक एक लेक्चर में करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 के लिए हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।